शिक्षण शिक्षण अधिगम के सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसके? शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं और लक्षण, है ना। हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि ये जो शिक्षण होगा वह बालक पर केंद्रित होगा। किस पर केंद्रित होगा? बालक। बल किसके? इंद्रियों पर, इंद्रियों पर होगा। और इंद्रियों का विकास करके मन और आत्मा का क्या करना है? विकास। तो मूल रूप से यह क्या है? ये बाल केंद्रित शिक्षा ही होता है। क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा होता है। शिक्षण अधिगम में जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं वह मूलतः बाल केंद्रित होते हैं। बालकों के मनोवैज्ञानिक विकास उसका होता है। तो बालकों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिनके आधार पर उनका मनोवैज्ञानिक विकास होता है? तो इसमें हमने आप लोग को बताया कि अभिप्रेरणा और रुचि क्या है? अभिप्रेरणा और रुचि। अभिप्रेरणा और क्या है? रुचि। हाँ, किसकी सिद्धांत? अभिप्रेरणा और उस दिन हमने बताया था आप लोग को। प्रेरणा और अभिप्रेरणा में एक शाब्दिक अंतर होता है। क्या होता है? शाब्दिक अंतर होता है। जब हम उसी को प्रेरणा को व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से मोटिवेट करते हैं तो उसको हम अभिप्रेरणा करते हैं। प्रेरणा और अभिप्रेरणा, शासन और प्रशासन, है ना। तो इसमें क्या है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रवृत्ति या उपागम है जो बच्चों को क्या है, उनके इंद्रियों को अग्रेसित करने के लिए उनको मोटिवेट करती है, अभिप्रेरित करती है या जागृत करती है। समझ रहे हैं? तो अभिप्रेरणा और रुचि, अगर बच्चों को अभिप्रेरित किया जाएगा, उनके अंदर रुचि पैदा की जाएगी, रुचि उत्पन्न की जाएगी, तो फिर क्या होगा? उनका मनोवैज्ञानिक विकास होगा। उनका मनोवैज्ञानिक विकास कैसे होगा? जब आप इस चीज़ को क्या है उनके अंदर ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगेंगे और उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाने लगेगा, तो उनकी भी इच्छाएं और निष्ठाएं क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। ठीक है। तो इसमें हमने बताया अभ्यास और आवृत्ति क्या है? अभ्यास और आवृत्ति। अभ्यास और आवृत्ति। तो अभ्यास और आवृत्ति जब भी शिक्षा प्रदान किया जाए तो उसमें प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। अभ्यास और आवृत्ति। अभ्यास का मतलब होता है किसी भी कार्य को बार बार करना,
है ना। तो जब आप पढ़ने की प्रवृत्ति बार बार करेंगे उस कार्य करने के लिए, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर उस ज्ञान का विकास हो जाएगा, आपका मनोवैज्ञानिक विकास होगा, आपके दिमाग का विकास भी होता चला जाएगा। आपको हमने बताया था तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का आप थार्डाइक का भी पढ़े होंगे, है ना, कि तत्परता का सिद्धांत क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उस कार्य के प्रति आपकी निरंतरता, है ना, और एक्टिविटी, क्रियाशीलता, है ना। तो कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं तो उसका अंतर क्या है, निरंतरता और एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर क्या होगा, आप उस मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हो पाएगा। आपके कार्यों में क्या होता है, ये बाधा पहुंचने लगेगी, रुकावट होना शुरू हो जाएगा और बहुत धीमी गति से विकास होगा। तो इसीलिए क्या है, अभ्यास और आवृत्ति का भी प्रयोग किया जाता है, तत्परता का भी उपयोग किया जाता है। और फिर हमने बताया विश्राम और मनोरंजन की भी होती है। क्या होती है, विश्राम और मनोरंजन, मनोरंजन भी विश्राम और मनोरंजन। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, चाहे शारीरिक वर्क करता है या मानसिक वर्क करता है ना, चाहे व्यक्ति अपने शरीर से कार्यों को करता है या फिर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है, मेहनत तो दोनों हो गया। तो मेहनत करते करते उसको बीच में क्या करना पड़ता है, विश्राम। विश्राम करने से उसके अंदर एनर्जी पुनः केंद्रित हो जाती है ना। जब किसान मजदूर खेत में काम करता है तो फावड़ा चलाते चलाते फिर बीच में रुक जाता है कि नहीं, कि एक ही बार में कर देता है नहीं, तो उसको बीच में विश्राम मिल जाने से फिर एनर्जी मिल जाती है ना, तो दोबारा काम करने लगता है उसी एनर्जी के कारण। उसी तरीके से मानसिक रूप से होता है, व्यक्ति पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक से इंटरवल होता है, बीच में लेंस होता है। तो किस लिए होता है, ताकि जो मानसिक थकान है वो दूर हो जाए। और बीच बीच में क्या है, मनोरंजन के साधन होते हैं, और ये मनोरंजन के साधन के माध्यम से क्या है, वह कार्य संपन्न होता है। कैसे कार्य संपन्न होता है, अर्थात मनोरंजन के रूप में, जैसे रेडियो हुआ और ये एक्टिविटी हुई, कुछ कार्यक्रम हुआ, तो कुछ गीत हुए, कुछ संगीत हुए, तो व्यक्ति जब पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, बीच बीच में अपने मुँह क्या है, मनोरंजन के साधनों का प्रयोग कर लेता है। तो उसके अंदर फिर क्या हो जाती है, एनर्जी उत्पन्न हो जाती है और वह कार्य बहुत अच्छे तरीके से करने लगता है। समझ रहे हैं नहीं? प्रतिष्ठि या पुनर्भवन, आप जो काम कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, प्रतिष्ठि होना चाहिए। अर्थात आप जो कार्य कर रहे हैं उसको अर्थात सही दिशा में कर रहे हैं या गलत दिशा में हो रहा है, इसकी प्रतिपुष्टि होना जरूरी हो। तो जो टीचर्स होते हैं आपको क्या है, सही और गलत का दिशा निर्देश देते हैं। पुनर्बल की प्राप्ति होती है, अर्थात क्या है, आपके अंदर जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो आपके अंदर क्या है, जब कोई मोटिवेशन करता है तो आपके अंदर पुनर्बल की उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाता है, पुनर्बल। तो व्यक्ति और भी तीव्र गति से काम करना प्राप्त कर देता है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत क्या है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, अर्थात इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे कोई काम करने का तरीका हुआ, कोई चीज़ जो आपके हाथ है, कान है, नाक है, ये सब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियाँ जो आपके हैं, इनको क्या किया जाता है, निपुण किया जाता है, ताकि यह सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, स्व अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, स्व अधिगम। स्व अधिगम मतलब स्वयं ही व्यक्ति जब सीखने लगता है, स्व अधिगम, स्वयं ही व्यक्ति क्या करने लगता है, सीखने लगता है, और स्वयं ही वह पढ़ने लगता है, उसी से उसके अंदर क्या हो जाता है, स्व अधिगम होना, मतलब स्वयं से ही जो व्यक्ति पढ़ने लगता है। तो उससे भी अनेक प्रकार की जो आपकी मानसिक शक्तियाँ हैं, चेतना, प्रवृत्ति है, तो ये सब का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, समूह गति
समूह गति के रूप में क्या है, समूह गति के रूप में उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्य होता है तो उसको समूह की गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सामूहिक गतिविधियों के रूप में। बच्चों को समूह में करके खेला जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इस तरीके से भी क्या हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। ठीक है, सहानुभूति और सहयोग, तो कोई भी शिक्षण कार्य होता है उसमें सहानुभूति और सहयोग की जरूरत होती है। सहानुभूति और सहयोग से उसके अंदर क्या हो जाती है, और भी गति बढ़ जाती है, शिक्षण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और इसी तरीके से उद्दीपन का सिद्धांत होता है। उद्दीपन, किसी भी चीज़ के प्रति आप जब आकर्षित होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य करने की ओर आपकी जो प्रवृत्ति होती है, तो वही आपका उद्दीपन होता है। क्या होता है, जब आप किसी भी कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं, क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, अर्थात उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा उद्दीपन होता है। संवेदनशीलता होता है, उस कार्य के प्रति संवेदनशीलता, उद्दीपन, मतलब जो आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन और उत्तेजना। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। ये जो भी शिक्षण गतिविधियों में समस्याएं आती हैं तो उसको निदान करने के लिए जब प्रयास किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, अर्थात उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। अर्थात उपचार का मतलब समाधान किया जाता है, उसका निराकरण किया जाता है, निदान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यह कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो एक कार्य क्या है कि इन सारी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण के सिद्धांत को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका लेसन पूरा हो गया। और उसके बाद हम लोग चलेंगे संप्रेषण। इस पर चलेंगे संप्रेषण। तो ये जो संप्रेषण है क्या है, हाँ बोलो। कौन सा, कौन सा लेसन है, 5वीं यूनिट में। शिक्षण की प्रवृत्तियां है ना, तो टेक्निक ऑफ टीचिंग कहा जाता है, शिक्षण की प्रवृत्तियां। तो देखिए शिक्षण की प्रवृत्तियां। तो ये जो शिक्षण कार्य है, ये जो शिक्षण कार्य है, इस करने के जो तरीके होते हैं या इसके जो उपागम होते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्य करने की विधि, या इसे हम कहते हैं शैली या कार्य करने की प्रवृत्ति या कार्य करने की तकनीक। क्या है, तकनीक। शिक्षण की प्रविधियां, मतलब जो शिक्षण कार्य किया जाता है, शिक्षण कार्य जो किया जाता है किन प्रविधियों से किया जाए। अगर आप अच्छी प्रविधियों को अच्छी तरीके से स्पष्ट करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे, है ना। जो कार्य आप कोई चीज़ जैसे काम करते हो तो हर व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है किसी कार्य करने के लिए। तो मान लीजिए कोई कार्य करना है, एक पेड़ है, पेड़ को अगर मान लीजिए काटना है, कुछ लोग तो उससे काटेंगे, कुल्हाड़ी से काटेंगे,
कुछ लोग प्रयास करेंगे कि वैसे ही करने के लिए, और आजकल की जो मशीन आ गई है तुरंत लगा के तुरंत काट दे रहे हैं, है ना। तो इसमें जो तकनीक अपनाई जा रही है, क्या अपनाई जा रही है? तकनीक अपनाई जा रही है कि किसी भी कार्य करने का जो तरीका होता है, हम कौन से तरीकों को अपनाए शिक्षण में, ये ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है ना। तो पढ़ने का तरीका का सिखाने का जो शिक्षण कार्य हो रहा है, कौन से हम ऐसी पद्धति अपनाएं कि छात्र उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाए, है ना, बहुत अच्छी तरीके से क्या है सीख जाए, और उनके अंदर क्या है जो उद्देश्य विषय वस्तु का वह उसका आकलन उसके अंदर हो जाए। तो कहने का मतलब यही है कि शिक्षण की जो प्रविधियाँ होती हैं, शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ होती हैं, कहाँ पर किस प्रविधियों का प्रयोग करना है वो आप पर निर्भर होता है। जैसा विषय वस्तु होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसी के अनुरूप प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा। और हर चीज़ की प्रविधियाँ अलग होती है, हर कार्य करने की प्रविधियाँ अलग होती हैं, पढ़ने की प्रविधियाँ अलग होती हैं, कार्य करने की प्रविधियाँ अलग होती हैं, कोई अन्य कार्य करने की प्रविधियाँ अलग होती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन से प्रविधियाँ पढ़ेंगे? शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण कार्य से संबंधित आने वाली प्रविधियाँ, सीखने वाली प्रविधियाँ पढ़ेंगे। क्या है कि जो शिक्षक होगा वह किस तरीके से विभिन्न प्रविधियों को अपनाकर वह अध्ययन और अध्यापन कार्य सही से सुचारू रूप से करा सकेगा, ताकि बच्चों के अंदर क्या है उन विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान हो जाए। अब कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं? तो इसमें क्या है प्रयोग किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि बालक के अंदर योग्यता और क्षमता का विकास हो। जो भी ज्ञान की प्रविधियाँ हैं, जो भी इसके शिक्षण की प्रविधियाँ हैं, अर्थात इन प्रविधियों के माध्यम से जो शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो इसके संबंध में अनेक लोगों ने कहा है, परिभाषा भी दिया है। क्या है परिभाषा? भी हमने बताया था यश के क्रोचर, इनकी भी परिभाषा, और डीवी का जो परिभाषा हमने आप लोगों को बताया था। इन्होंने क्या कहा था? जिस प्रकार एक सैनिक को अनेक हथियारों का ज्ञान होता है, जिस प्रकार एक सैनिक को क्या है अनेक हथियारों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार शिक्षण को भी विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। विधियों में जब तकनीकी चीज जुड़ जाती है वही प्रविधियां हो जाती है। जब उसी विधि में अनेक चीजों से और तकनीक युक्त बना दिया जाता है और कुशलता से युक्त बना दिया जाता है, तो वही विधियां होती है, वही प्रविधियां बन जाती है। समझ रही हो कि नहीं? तो विधि और प्रविधि ज़्यादा मात्रा का अंतर होता है, बस प्रविधियों में थोड़ा सा सुव्यवस्थित तकनीक चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। समझ रही हो? थोड़ा सा तकनीक कर दिया, तकनीकी प्रणाली को अपना लिया जाता, तो विधियाँ जो होती है वो प्रविधियों में बदल जाती है। तो क्रोचर ने जैसे कहा कि जिस प्रकार एक सैनिक होता है उसको क्या अनेक हथियारों का ज्ञान होता है कि कौन से हथियार का प्रयोग करना है, कौन सी परिस्थिति आ जाए कि हमको क्या है उसका प्रयोग करना है। भाई जो सैनिक होगा, मान लीजिए तलवार लिया हुआ है और आगे बीच में पानी भरा हुआ है, तो तलवार से वार तो कर नहीं पाएगा, उसको फेंकने वाले से वार कर सकता है ना। तो इसका मतलब उसको कौन से किस हथियार की जरूरत पड़ेगी उसको उसका आभास और ज्ञान होता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जो शिक्षक होता है उसको भी अनेक प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह उपयुक्त शिक्षण प्रविधियों के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दे सके। किसी एक प्रविधि के माध्यम से अगर वह नहीं सफल हो पा रहा है तो वह दूसरी प्रविधियों को अपनाएगा। तो जो कार्य कर रहा है उसको उसके प्रति उसी प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और कौन सी प्रविधियों को कब प्रयोग करना है वह उसके ज्ञान पर निर्भर करता, मतलब कौन सी विधि कब उपयुक्त होगी इसकी जानकारी है तो क्या है उसको क्या करना पड़ता है, अर्थात उसके अनुरूप कार्य को करना पड़ता है। कब किन परिस्थितियों में किस प्रविधियों का प्रयोग करना है ना, तभी तो प्रयोग कर सकता है।
नहीं तो कैसे प्रयोग कर पाएगा, कब हमको कौन सी प्रविधियों का प्रयोग करना है। उसी तरीके से जॉन डीवी ने कहा था व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिसमें व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय लिया जाता है। तो वही चीज़ है व्यवस्थित प्रणाली से, अर्थात जो व्यवस्थित प्रणाली आपको अपनानी है, व्यवस्थित कार्य करने हैं, उसके लिए क्या है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वह कार्य को संपन्न किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जॉन डीवी ने कहा है। और उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले आते हैं इसमें प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि, इसको हमने आप लोग को लिखाया भी था, इसको लिखाया भी था, प्रश्नोत्तर विधि क्या है। अब देखिए एक इसमें हो गया प्रश्न और एक हो गया उत्तर। अब इसमें एक हो गया प्रश्नकर्ता और एक हो गया उत्तरदाता, है ना। अब एक इसमें हो गया प्रत्यक्ष और एक हो गया अर्थात जो हम प्रश्न कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है हमारे प्रत्यक्ष बैठा हो, है ना। हम प्रश्नों को पत्रावलियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जान सकते हैं, उत्तर जान सकते हैं, है ना। कि आज आधुनिक समय में प्रत्यक्ष विधि ज़्यादा अग्रेसित हो गई है क्योंकि संचार के साधनों का इतना, संप्रेषण साधनों का इतना विकास हो गया है कि प्रश्नों का उत्तर तुरंत मिल जा रहा है ना। पहले क्या होता था, किसी प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए आपके पास मोबाइल फोन संचार सेवाएं थी नहीं, तो यहाँ से क्या लिखे जाता था, पत्र लिखे जाता था और यहाँ से जाता था फिर वहाँ से आता था, उसमें बहुत समय लग जाता था, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षण में अर्थात शिक्षण की प्रविधियों में एक प्रश्नोत्तर विधि जो है वह विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को भेजा जाता था और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक आपको सीमित कर दिया जाता है, एक कहा जाता है कि जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है, क्या है, भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो सब लोग का निर्णय एक होगा, सब लोग का निर्णय क्या होगा, एक होगा, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, एक ही है ना। और आगे पानी है वहाँ पे, तो कोई कहेगा पानी कैसे आया, तो कोई कहेगा बरसात से आया, कोई कहेगा कि नल से गया है या किसी अन्य तरीके से बोल सकता है। या आप अविवाहित है तो क्यों है, एक ही रीजन सबके पास नहीं होता है, हर व्यक्ति के अलग अलग रीजन होते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्रश्न होते हैं एक मुक्त होता है, एक अमुक्त होता है, एक खुला होता है, एक बंद होता है ना। तो कोई प्रश्न अब देगा कि अभी क्या है, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा फिर मैं शादी करूँगा, और कोई कहता है कि मेरे हेल्थ की स्थिति अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, या कोई, हर व्यक्ति का एक ही डिसीजन इस पे नहीं, क्योंकि ये क्या है, खुला प्रश्न है, ये बंद प्रश्न नहीं है, ये बंद प्रश्न नहीं है। जैसे पूछा जाता है आपके कितने भाई हैं, तो आप बता देंगे, ये बंद प्रश्न है, ये क्या है, बंद प्रश्न है। लेकिन जो मुक्त प्रश्न होता है, खुला प्रश्न होता है, उसके विकल्प अनेक। तो इस तरीके से क्या है, हम जब अध्ययन करने जाते हैं, सर्वे करने जाते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से सर्वे करते हैं। अभी देखिए निर्वाचन आयोग का विभिन्न प्रकार के, आप लोग के गाँव में भी सर्वे आता होगा, है ना। आपके घर में क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, सर्वे होता है कि नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें उसमें डिटेल मांगी जाती हैं, है ना। तो किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके हम क्या है, उसके उत्तर को ढूंढ लेते हैं,
प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से उस उत्तर को ढूंढ लेते हैं। और फिर क्या है, तो इसी के आधार पर क्या होता है, शिक्षक छात्रों के ज्ञान को जानता है। हम प्रश्न पूछेंगे, आप लोग उत्तर देंगे, तो जब आप उत्तर देंगे तो हम आप लोग के स्तर को वहीं पर जानेंगे कि आपके अंदर कितनी बोध हुआ है, कितना अधिगम कार्य हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम आपके प्रश्नों का प्रश्नों के उत्तर जो आप लोग देंगे उसी के आधार पर क्या होगा, आपका बुद्धिमत्ता का ज्ञान होगा ना, बुद्धिमत्ता का। तो कौन सी विधि अपनाई गई इसमें, प्रश्नोत्तर विधि अपनाई गई, ठीक है। और अब देखिए, यह एक बहुत प्राचीन विधि है, हमने आप लोगों को बताया था। और इस विधि का प्रयोग करने वाले सुकरात थे। कौन थे, सुकरात। सुकरात का नाम सुने होंगे आप लोग। तो अगर एग्जाम में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, तो आप लोग के लिए एक प्राचीन विधि है और इसके प्रतिपादक कौन है, सुकरात है। और इसमें तो सारी चीज़ है, इस पद्धति को 3 सोपान है। तो पहले प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना। सबसे पहले इसमें कौन सा काम किया जाता है प्रश्नोत्तर विधि में, सबसे पहले हमको जो जो प्रश्न पूछना है उसको हम इकट्ठा कर लें। प्रश्नों को क्या है, क्रमबद्ध रूप से रखना। दूसरा इसमें है, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखने का उचित तरीका होना चाहिए, है ना। उसको रखने का क्या होना चाहिए, उचित तरीका होना चाहिए। जो प्रश्न हम पूछना चाह रहे हैं, आपको ऐसे प्रश्न ना पूछे कि आपको आज समझ में ही नहीं आए, है ना। तीसरा उसमें क्या, छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान को प्रदान करना। अर्थात जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके संबंध में क्या है, शिक्षक के द्वारा नवीन ज्ञान को प्रदान करें। तो प्रश्नोत्तर करने के लिए विधि में 3 नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन 3 नियमों के माध्यम से क्या करेंगे, आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और हमने ये भी बताया कि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करने के लिए छात्र सक्रिय रहते हैं। जब कहा जाता है मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, तो आपके अंदर क्या आ जाती है, सक्रियता आ जाती है, एक्टिविटी आ जाती है। जब नहीं आता है तो भयभीत होने लगते हैं, डर उत्पन्न होने लगता है ना। जब नहीं आता है और जब आता है आप उस पर एक्टिव हैं, तो आप उसको प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि छात्र नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। जब प्रश्न किया जाता है तो फिर क्या है, उसमें नवीन ज्ञान का विकास होता है, नए ज्ञान की खोज होता है, अनुसंधान होता है और आपके मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से क्या है, और फिर क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्योंकि यह बालकों के क्या है, मनोमस्तिष्क से जुड़ा होता है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा होता है और उस के साथ मानसिक विकास भी जुड़ा होता है। किससे, प्रश्नोत्तर विधि से। अर्थात इस प्रश्नोत्तर विधि से ये सारे कार्य क्या होते हैं, संपन्न किए जाते हैं। अगर प्रश्नोत्तर विधि नहीं होती तो आपको सारे ज्ञान तत्काल रूप से प्राप्त नहीं होते, ठीक है। विचार करने, चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। क्या होता है, प्रश्नोत्तर करने से आपके विचार करने, चिंतन करने, आप सोचने लगते हैं। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसके संबंध में, उस प्रश्न के बारे में सोचने लगते हैं, चिंतन बढ़ जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है ना। तो इससे बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। और तो क्या है, उनके अंदर पुनः स्मरण आ जाती है, कोई चीज़ें, पुरानी बातें क्या होने लगती है, याद आने लगती है, पुनः स्मरण होने लगता है, स्मृति का ज्ञान होने लगता है। तो इसके माध्यम से क्या होने लगता है, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। मूल्यांकन और समस्याओं का निदान भी करते हैं। क्या है, विभिन्न प्रकार के समस्याओं का निदान भी होता है। जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका निराकरण प्रश्नों के माध्यम से कर लिया जाता है ना। जो आपको नहीं आ रहा है या जो आ रहा है, डिस्कस करके क्या किया जाता है, उसको दूर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें हो गई। मूल्यांकन भी किया जाता है। तो अब देखिए, प्रश्नोत्तर विधि की कुछ सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं, सीमाएं। तो कभी कभी ये चीज़ निरस्ता में बदल जाती है। जब अध्यापक प्रश्नोत्तर करता है, जब व्यक्ति पढ़ने में सहायक नहीं होता है, जब वो प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, निरस्ता आ जाती है, उसके अंदर उत्सुकता नहीं रह जाती है।
अर्थात यह यांत्रिक हो जाता है और जो व्यक्ति होता है वह अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। क्या लगने लगता है? कमज़ोर समझने लगता है और फिर क्या है, उसको जो आभास वास्तविक रूप से उसका नहीं होता। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या है, एक प्रश्नोत्तर विधि है और इस प्रश्नोत्तर विधि की कुछ और भी सीमाएं हैं जो नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न इसमें होती है। तो आगे इसमें क्या है कि सही, कभी कभी इसमें क्या होता है, सही प्रश्नों का निर्णय करने के लिए क्या उत्तम नहीं होता है। कभी जो शिक्षक होते हैं वह सही प्रश्नों का निर्णय नहीं ले पाते हैं। सही प्रश्नों का निर्णय क्या है, वह नहीं ले पाते हैं, जो कि समस्या का क्या हो जाता है, कारण। ठीक है, तो इसको